गाइस गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि सभी बढ़िया होंगे और सभी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन लेवल से चल रही होगी। तो गाइस अपना एग्ज़ाम आ चुका है 17 अगस्त को। जैसा कि अब देखो लास्ट टाइम पे क्या है कि एक तो बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ आ रही है कि अब क्या है कि एग्ज़ाम होगा पोस्टपोन या RSCIT वालों को लेकर भी। तो देखो ऐसी न्यूज़ पे अपन को क्या है कि ज़्यादा फोकस नहीं करना, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए आलोक राज जी ने पहले ही ऑलरेडी ट्वीट करके बता दिया है और शिफ्ट भी 2 शिफ्टों में पेपर होगा। ठीक है, तो अपन को फालतू की अफवाहों में अब लास्ट टाइम पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। अपन को अपनी तैयारी और अपने रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, लास्ट टाइम पे क्या है कि खूब सारे बच्चों के कमेंट भी आ रहे हैं कि भैया अब लास्ट टाइम पे क्या है कि मॉक टेस्ट दें, कि रिवाइज़ करें चीज़ों को, मॉक टेस्ट देनी चाहिए। कुछ लोग बता रहे कि मॉक टेस्ट दो, लास्ट टाइम में जितने मॉक टेस्ट दोगे उतनी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। तो गाइज़ मैं आज की वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि देखो मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है कि नहीं है, और अपन को रिवीजन किस तरीके से करना है। देखो सब्जेक्ट वाइज रिवीजन करें या टॉपिक वाइज रिवीजन करें या फिर वेटेज वाइज रिवीजन करें, किस तरीके से अपन को प्रॉपर रिवीजन करना चाहिए लास्ट टाइम के अंदर। क्योंकि देखो एक तो क्या है कि जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आता जा रहा है ना, सभी का स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है, और जब स्ट्रेस लेवल बढ़ता है ना तो फिर चीज़ें रिवाइज़ नहीं होती, और जब रिवाइज़ नहीं होती तो अपन को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो एग्ज़ाम में सिलेक्शन से अपन दूर हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि एक दूसरे से लिंक है और बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। तो देखो लास्ट टाइम पे कुछ गलतियाँ नहीं करने की होती है, और मैं आपको वही गलतियों के बारे में बताऊंगा कि वो गलतियाँ आपको नहीं करनी। आपको एक तो सबसे पहले क्या है कि स्ट्रेस फ्री रहना है। सबसे पहले अपने माइंड को फ्री कर दो भाई, जितना भी रिवीजन भी जितना हो रहा है ना उतना ठीक है, क्योंकि जब तक आप आपके माइंड को फ्री नहीं करोगे, जब तक आप स्ट्रेस फ्री नहीं रहोगे ना, तब तक कुछ भी नहीं होगा। अगर आप स्ट्रेस लोगे तो भी देखो कुछ भी नहीं होना। अगर आपकी स्ट्रेस लेने मात्र से ही अगर सिलेक्शन हो जाता तो भाई मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रेस लेता ना, मैं यहाँ पे आके आपको बताता, थोड़ा स्ट्रेस लेके थोड़ा सम ऐसे करता ना, क्योंकि स्ट्रेस लेने से अगर सिलेक्शन हो रहा था भाई कौन नहीं लेगा। पर स्ट्रेस लेने से यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होगा, इसलिए अपन को स्ट्रेस से तो सबसे पहले दूर रहना है। स्ट्रेस अपन को किसी भी तरीके का नहीं लेना। ठीक है, आपके मार्क्स नहीं आ रहे तो भी स्ट्रेस मत लो भाई। लास्ट टाइम पे स्ट्रेस का मतलब है कि भाई अपन को जो चीज़ आती है उस चीज़ को भी भुलाना। ठीक है, कभी भी किसी भी चीज़ के लिए नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव वे के अंदर नहीं जाना चाहिए अपन को बिल्कुल भी भाई। अब अपना जितना भी रिवीजन हुआ है ठीक है, अपन रिवीजन कर ही रहना, लेकिन बस एक पॉजिटिव वे के अंदर अपन को चलना चाहिए। ठीक है, अपन को पॉजिटिव रहना पड़ेगा लास्ट टाइम के अंदर, तभी अपन कुछ कर पाएंगे। सबसे जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आता जा रहा है सभी का स्ट्रेस लेवल बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि कुछ लोग तो सोच रहे हैं भैया मेरा रिवीजन नहीं हुआ, कुछ लोग बोल रहे हैं कि भैया मेरा अभी तक मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, कुछ लोग बोल रहे हैं भैया अभी तो मेरा ये टॉपिक रह रहा है ये नहीं रह रहा। तो आज की वीडियो के अंदर देखो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि सबसे पहले तो अपन को रिवीजन करना है तो किस तरीके से कर लो रिवीजन, और कौन सारी बातें कौन सी चीज़ें जो अपन को अवॉइड करके चलनी है लास्ट टाइम के ऊपर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तो अपन को क्या है कि रिवीजन करना है, तो मैंने पहले भी आपको बताया था मेरे फर्स्ट वीडियो से, अभी तक भी मैं यही बोलूँगा कि देखो आपको सब्जेक्ट वाइज रिवीजन तो करना ही है, लेकिन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करके चलना है। देखो इंडिया की हिस्ट्री मतलब इंडिया की जीके की बात करूँ या फिर राजस्थान की जीके की बात करूँ, तो ये दोनों ही क्या है कि बहुत ही बड़े सब्जेक्ट है। बहुत ही बड़े सब्जेक्ट होने के बाद में इनमें से क्या है कि क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा और क्या नहीं पूछा जाएगा ये भाई कोई भी नहीं बता सकता। अपन PYQ के बेस पे अगर देखो इंडिया की बात करता हूँ, इंडिया जीके में 38 क्वेश्चन आएंगे, जिसके अंदर अपने करंट अफेयर्स भी आएंगे। ठीक है, और इधर मैं बात करता हूँ कि अपने इसके अंदर राजस्थान जीके के अंदर 30 प्रश्न आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो दोनों के अंदर भाई ये क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि यार 50% तो PYQs ही आते हैं। ठीक है, अपन मतलब बिल्कुल ऐसे मान के चलता हूँ कि हर 50% तो दोनों के PYQ आएंगे ही आएंगे। तो अगर आपके यहाँ से क्या है कि नंबर आते हैं आधे आधे भी, तो भी क्या दिक्कत है। ठीक है, कि मतलब यहाँ से आ जाते हैं आपके 15 नंबर, इधर से आते हैं, और रास्ता इंडिया जीके के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो अपने को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। तो लास्ट टाइम पे क्या है कि अपन को एक PYQ की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस रह के चलना पड़ता है। ठीक है, अब देखो कोई भी बच्चा है अगर जिसकी साइंस मतलब मैथ और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि अपने आएंगे वहाँ पे 150 क्वेश्चन, 150 में से भाई 45 प्रश्न तो आपके मैथ और रीजनिंग के, तो उसके ये तो हो ही गए। बाकी उसके बचते हैं कि भाई दूसरा मैंने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बताया था, सबसे पहले मैंने आपको मैथ और रीजनिंग के बारे में बताया था कि मैथ और रीजनिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। सबसे पहले इसी को टारगेट करो, क्योंकि 90 मार्क्स है और बहुत ही ज़्यादा ईजी है, क्योंकि मैथ के भी यहाँ पे 5 से 6 टॉपिक आए हैं अपने, और रीजनिंग के अंदर लगभग 15 टॉपिक है। तो भाई बहुत ही आसान है, और टाइम भी बहुत ज़्यादा प्रॉपर मिल चुका था। तो अब लास्ट टाइम में क्या है कि अपन को मैथ और रीजनिंग की एक तो प्रैक्टिस जारी रखनी पड़ेगी। प्रैक्टिस क्या है कि आपको मिक्स क्वेश्चन की करनी पड़ेगी। तो आप क्या है कि एक बूस्टर PDF भी परचेज़ कर सकते हो, वहाँ से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और 29 रुपीज़ की है वो बूस्टर PDF, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि इसके अंदर PYQs ही मिलेंगे। ठीक है, बाकी आपके अगर पास कोई भी बुक हो तो आप उससे भी लगा सकते हो। लास्ट टाइम पे अपन को मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, बाकी मैथ और रीजनिंग के बाद में भाई अपन को जो सेकंड सब्जेक्ट है उसके ऊपर फोकस करना है, वो है भाई कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर मुश्किल मतलब 3 ही टॉपिक है अपने, देखा जाए तो लोगों ने पता नहीं क्या ऐसा बता रखा है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर 3 टॉपिक के अलावा कोई चौथा टॉपिक भी नहीं है। सबसे पहले तो देखो आपका क्या है कि बेसिक कंप्यूटर में आ जाता है अपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर आ गया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आ गए, इनपुट आउटपुट आ गए। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ आ गई। सेकंड आपका क्या एमएस ऑफिस वाला आ जाता है, और तीसरा चैप्टर है जो अपना वो ऑपरेटिंग सिस्टम वाला आता है। तो इसमें से भाई एमएस ऑफिस में से पक्का है क्वेश्चन आता ही आता है। तो बस इस तरीके से मतलब कंप्यूटर कर लो आप। कंप्यूटर 30-15 क्वेश्चन आएंगे, 30 में से आप 25 स्कोर कर आराम से हो जाएगा भाई लास्ट टाइम पे। अगर आप कंप्यूटर कर रहे हो आराम से हो जाएगा, क्योंकि रिवीजन करना है अपन को लास्ट टाइम पे कंप्यूटर का, और वो आराम से हो जाएगा। मैं तो रीजनिंग हुई रही अपनी, कंप्यूटर हो जाएगी। फिर अपने पास में भाई हिंदी और इंग्लिश, जिनमें टाइम भी कम लगेगा और स्कोरिंग मार्क्स भी है, स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। तो भाई फिर हिंदी और इंग्लिश में फिर आपको बचता है करंट भाई मैंने शुरू से बोला कि जब से आपने मैथ उठाई है उसके साथ में करंट के डेली के 2-2 पेज पढ़ो, या फिर इन मदन सर की या फिर जो भी यूट्यूब पे खूब सारे टीचर्स हैं उनके मैराथन देख लो, ठीक है। तो यहाँ से ही हो गया। फिर बाकी भाई इंडिया जीके और राजस्थान जीके बचती है। अब यहाँ से अगर आप पीवाईक्यू वाली बुक भी सॉल्व करके जाते हो तो भी आपको कोई भी नहीं रोक सकता। अब ये तो उन लोगों का था कि भाई जिनके लिए मैथ और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, वो तो भाई इस तरीके से चलो 100% सिलेक्शन होगा। बाकी यह है कि कट ऑफ कितनी जाएगी क्या जाएगी ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता। तो मार्क्स गिन के अगर मैं आपको बताऊं कि देखो आपके 230 नंबर आ रहे हैं और आपका सिलेक्शन हो जाएगा या 220, क्योंकि भाई पेपर के लेवल के ऊपर डिपेंड करती है सारी चीज़ें, ठीक है। तो अपन तो ऐसे बता नहीं सकते कि भाई यार इतने नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा। बस एक पुराने डाटा के बेस पे अपन बोल सकते हैं 230 नंबर पे जनरल वालों का सिलेक्शन हो जाएगा, 220 नंबर पे 230 के आसपास ही ओबीसी वालों का हो जाएगा, क्योंकि 1-2 नंबर पे 220 पे ईडब्ल्यूएस वालों का हो जाएगा, ठीक है। सबका 200+ पे एसटी/एससी कैटेगरी का हो जाएगा। तो ये तो अपन क्या है कि बोल सकते हैं प्रीवियस डाटा के बेस पे, लेकिन अभी मतलब कि ऐसे कुछ नहीं बोल सकते कि मतलब यही कट ऑफ रहने वाली है कि, ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ तो डिपेंड करता है अपने एग्ज़ाम के ऊपर। बाकी भाई फिर जिन बच्चों के पास में कि भैया जिनका हमारे पास मतलब मैथ और रीजनिंग जिनकी स्ट्रॉन्ग नहीं है उनको किस तरीके से चलना चाहिए। तो देखो जिनके मैथ और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, तो उनको देखो मिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, और आपको वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है। क्योंकि मैथ और रीजनिंग में भाई कुछ भी नया पैटर्न है ही नहीं। 2+2 4 होता है ना, तो 2+2 4 ही होगा वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि कुछ नया नहीं देखना। तो आप जब पीवाईक्यू करोगे ना, तो आपको एग्जाम के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो समझ में आ जाएगा पीवाईक्यू से। तो आपके अगर वहाँ पे क्या है कि वैल्यू चेंज होकर आएगी, मेथड तो वही रहेगा। तो बस आपके थोड़ी थोड़ी चीज़ों को पकड़ने लग जाओगे, थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको समझ में आने लग जाएगी, और वहाँ पे क्या है कि मतलब कि क्वेश्चन बन ही जाएंगे। और जो क्वेश्चन नहीं बनते उनको छोड़ दो, क्योंकि आपके लिए फिर बाकी के सब्जेक्ट भी है ना, क्योंकि मैथ और रीजनिंग नहीं आती जितनी आती है, क्योंकि आपको मैथ और रीजनिंग में भाई कम से कम 25 सवाल तो करोगे, 30 सवाल तो कर ही दोगे आप लोग भी, क्योंकि रीजनिंग तो देखो सबको आती है। रीजनिंग में इतना कुछ है नहीं, दिक्कत आती तो वो मैथ में आती है। तो मैथ के आप पीवाईक्यू लगा लीजिए, ठीक है। तो पीवाईक्यू लगाओगे दिशा वाली लगा लो या रामनिवास माथुरिया वाली बुक लगा लो, कोई सी भी। लास्ट टाइम पे मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। और क्या है कि अब तो यार रिवीजन की बात है, क्योंकि अभी तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आपने कर ही रखी होगी। तो बस उनको थोड़े थोड़े क्वेश्चन 20-20 30-30 क्वेश्चन डेली लगाते रहिए, जिससे आप क्या है कि उन चीज़ों को भूलो नहीं। बाकी अपनी राजस्थान जी के इंडिया जी के आप लोगों की स्ट्रॉन्ग होगी, तो इनके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर फोकस करिए। दिशा वाली बुक है उसको लास्ट टाइम पे पूरी रिवाइज करिए, उल्टी सीधी पढ़ लो भाई उसको 4 बार, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू मिलेंगे वहीं से मिलेंगे, ठीक है। फिर कंप्यूटर है जो कि वो भी बहुत आसान सब्जेक्ट है, और फिर हिंदी इंग्लिश है। अब देखो इसके अलावा भी खूब सारी चीज़ें जो अपन को नहीं करनी वहाँ पे, ठीक है। वो जो चीज़ें हैं वो मैं एक एक करके डिस्कस करता हूँ। देखो सबसे पहले चीज़ है कि अपन को देखो वहाँ पे ना तुक्के नहीं लगाने। ये मैंने पहले भी बताया कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर कन्फ्यूजन हो रहा है, भाई 2 ऑप्शन के अंदर भी अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो उस क्वेश्चन पे तुक्का लगा सकते हो। लेकिन अगर आपके 4 ऑप्शन के अंदर ही कन्फ्यूजन हो रहा है और आप ऐसे सोच रहे हो यार मेरे तो अभी तक क्वेश्चन 10 भी नहीं हुए, टाइम यहाँ पे आधा घंटा हो चुका है और मैंने अभी तक 10 क्वेश्चन भी नहीं करे, तो भाई ये 10 क्वेश्चन भी नहीं करे ना तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप आधा घंटा हो गया और ये देखोगे 31 मिनट जैसे हुई कि यार मैंने 10 क्वेश्चन भी नहीं करे, फटाफट करता हूँ और फिर लगाने लग गए लप्पे, तो फिर भाई कुछ भी नहीं होगा। फिर सिलेक्शन से आप बहुत ज़्यादा दूर चले जाओगे। और क्या पता जैसे ही आपने 10 क्वेश्चन में लप्पे लगा दिए और आपने आगे का पेपर देखा कि भाई आगे के मेरे बच्चे हैं अभी तो खूब सारे प्रश्न 120 एक मतलब आपने कितने ही देखे होंगे जब आपने 10 क्वेश्चन भी नहीं करे, तो और आपने देखा कि यार आगे के तो मेरे को क्वेश्चन आते थे और मैंने जल्दीबाजी में लप्पे लगा दिए या फिर तुक्के लगा दिए मैंने, तो फिर भाई सिलेक्शन से दूर हो जाओगे। तो अपन को यह है कि स्ट्रेस फ्री रहना है, वहाँ पे दिमाग को एकदम फ्री रखना है। अगर आपकी क्वेश्चन नहीं हो रहे भाई 10 सवाल भी नहीं हुआ, आधा घंटा हो गया, कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो, क्या पता आगे अलग सवाल हो जो आपको आते हो, ठीक है। तो एकदम स्ट्रेस फ्री रहकर करोगे ना चीज़ों को तभी हो पाएगी भाई। लास्ट टाइम पे फिर मैं बोलता हूँ एकदम तुक्के तो किसी को लगाने नहीं है। अगर 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन है तो आप मान सकते हो, और वो भी 5 से 6 सवालों के अंदर, ठीक है। और अगर जब भी 4 ऑप्शन ही अगर आपको है तो भाई क्वेश्चन छोड़ने की आदत भी बनाओ। वहाँ पे 150 में से 150 क्वेश्चन नहीं करके आने अपन को। अगर आप 120 क्वेश्चन भी करके आओगे करेक्ट तो 240 नंबर होते हैं, 10 नंबर आप नेगेटिव के मान लो भाई, 220 230 नंबर आ रहे हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप 150 135 140 क्वेश्चन करके आ रहे हो और यहाँ पे जाके आपके 40 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं,
तो आप बहुत ज़्यादा दूर चले जाओगे। तो भाई इन चीज़ों से बचना है एक तो आपको, ठीक है, कि मतलब तुक्के उक्के तो लगाने नहीं है, जो क्वेश्चन नहीं आता उसको छोड़ने की आदत डालो, और लास्ट टाइम पे रिवीजन जितना करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। तो वो मॉक टेस्ट की बात करता हूँ तो देखो लास्ट टाइम पे मॉक टेस्ट दे दो, अगर 2 दिन के अंदर एक मॉक टेस्ट दो तो। बाकी मैं ये प्रीफर नहीं करता कि 15 दिन के अंदर आप जितने मॉक टेस्ट हो सको उतने लगाओ। ये भाई कोई भी मतलब ज़रूरी नहीं होता कि भाई जितने मॉक टेस्ट, आपको रिवीजन ज़्यादा ज़रूरी है भाई वहाँ पे क्वेश्चन। तो यहाँ पे मॉक टेस्ट के अंदर क्या है कि आपके 4-5 घंटे वेस्ट होंगे, इससे बढ़िया आप 4 घंटे में किसी सब्जेक्ट को रिवाइज करोगे, उसके पीवाईक्यू करोगे, और पीवाईक्यू करोगे तो चीज़ें ऑटोमेटिक समझ में आ जाती है भाई। और फिर अगर सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग होती है, जैसे अपना रिवीजन भी हो रहा है, पीवाईक्यू भी सॉल्व हो रहा है, तो भाई दिमाग ऑटोमेटिक स्ट्रेस फ्री है ना। और जब ऑटोमेटिक स्ट्रेस फ्री है तो भाई फिर कौन सी मिस्टेक्स होगी अपन से, ठीक है। मॉक टेस्ट के अंदर अपन यही तो देखते हैं कि अपन से मिस्टेक्स क्यों हो रही है। और अगर आप अगर मॉक टेस्ट की तरफ आओगे बिना रिवीजन के तो भाई 1000 गलतियाँ होगी वहाँ पे। फिर उन गलतियों को सुधारने के लिए आपको वापस से रिवीजन करना पड़ेगा, दिमाग को और ज़्यादा ठंडा रखना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ें क्लियर होगी। तो भाई लास्ट टाइम पे यही रिवीजन और पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। और मतलब कि मॉक टेस्ट 2 दिन में एक मॉक टेस्ट दे लो। बाकी गाइज़ यही था मेरे अकॉर्डिंग तो, कि जो करना चाहिए किसी भी एक स्टूडेंट को जो पटवारी की तैयारी कर रहा है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, ठीक है, मेरी बातें सही लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। बाकी अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय, टाटा बाय बाय गाइज़।